इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। रेगुलेशन 260 रेगुलेशन का निचोड़ लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि 260 रेगुलेशन में जितने भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन उससे बने हैं वो सारा क्वेश्चन मैं इस वीडियो के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट आप लोग को बताऊंगा। अगर इस पार्ट बाय पार्ट को, हर एक पार्ट को अगर आप देख लेते हैं, एक पार्ट में मैंने 50 क्वेश्चन डील किया है और हर एक पार्ट को आप अगर मेरे देख लेते हैं तो आपको कभी भी रेगुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और रेगुलेशन का निचोड़ मैं तैयार किया हूँ, तो इस जो है वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आप मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया हूँ, जाके क्लिक करके देख लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। 1 से लेकर जो है 100 तक मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, जो कि पूरा रेगुलेशन का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आज जो बताने जा रहा हूँ जो और स्पेशल उनके लिए है जो कि एनसीएल और एमसीएल का एग्ज़ाम देने के लिए गए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, पार्ट बाय पार्ट जितने भी वीडियो हैं मेरे रेगुलेशन के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर जाके देख लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एनसीएल के एग्ज़ाम में नहीं हो दोस्तों। तो चलिए मैं रेगुलेशन नंबर जो है नेक्स्ट यानी कि 101 से हम लोग स्टार्ट करते हैं 150 तक। इस वीडियो में मैं 101 से 150 तक का ही चर्चा करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101 जो है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कौन होता है? एक डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज होता है कौन होता है दोस्तों? आप अंडरग्राउंड में अगर आप ट्रेनिंग किए हैं तो आप बता सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कौन है, तो ओवरमैन होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 102 में जो है, माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के अधीन नियुक्त किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है, क्वेश्चन यानी कि ये रेगुलेशन 48 में है, लेकिन नियुक्त जो है माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के अधीन में होते हैं? वो 129 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 जो है, माइनिंग सरदार की ओपन कास्ट माइन में निम्नलिखित रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो माइनिंग सरदार का है वो क्या होती है, आप लोग जानते होंगे ओपन कास्ट माइन में। तो ऑप्शन देख सकते हैं कि बेंच ड्रेसिंग एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा, कि होल रोड एंड मेंटेन करेगा, सी नंबर ओबी स्टेबिलिटी एंड डस्ट कंट्रोल करेगा। तो ये सारा काम जो है एक माइनिंग सरदार का ओपन कास्ट माइन में ये सब सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 जो है, यदि किसी डिस्ट्रिक्ट से सरफेस में जाने के 2 रास्ते हैं तो माइनिंग सरदार दोनों रास्तों के इंस्पेक्शन कितने दिन के अंतराल में करेगा? रेगुलेशन 48 का क्वेश्चन है। तो उस रास्ते में 7 दिन पर एक बार जरूर करेगा इंस्पेक्शन, जांच जरूर करेगा, 7 दिन के अंतराल में जांच करेगा। क्वेश्चन नंबर 105 जो है, माइनिंग सरदार अपने इंस्पेक्शन में जांच में फ्लोर से रूफ की कितनी ऊंचाई होने पर उस सीढ़ी यानी बंटन का इस्तेमाल करेगा? तो बंटन का इस्तेमाल कब करेगा माइनिंग सरदार दोस्तों? तो आप जानते हैं कितना ऊंचाई होने पर, जो फ्लोर से रूफ की कितनी ऊंचाई होने पर बंटन का यूज करेगा? तो यानी मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से अगर ज़्यादा होता है तो बंटन का यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 106 दोस्तों, एक्सप्लोसिव ट्रांसपोरेशन यानी बारूद ढोने का काम कौन करेगा? आप जानते हैं कि शॉर्ट फायरर के ये जिम्मेवारी है बारूद ढोने का काम। क्वेश्चन नंबर 107 जो दोस्तों, एमएमवी जो है मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है मुख्य पंखा खलासी के द्वारा वाटर गेज एंड स्पीड इंडिकेटर की जांच कितने समय के अंतराल में होनी चाहिए? तो रेगुलेशन 51 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हर 1 घंटा यानी कि प्रत्येक घंटा में चेक आपको जांच करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 जो दोस्तों, फेस की सीमा डिसयूज्ड वर्किंग या वाटर लॉज से भरी जगह पर पहुंचने से कितने मीटर पहले सर्वेयर जो है उसे अपने सजील खाते में दर्ज करेगा? तो कितना मीटर पहुंचेगा तो दर्ज करेगा दोस्तों? 120 मीटर पहुंचेगा तो दर्ज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 109 जो है, वाइंडिंग इंजन के कितने समय बंद करने पर बैंक्समैन जो है या ऑन सेटर कम से कम एक बार केज को लोल या हाविस करेगा, जरूर करेगा? तो कितने घंटा में करेगा दोस्तों? तो कम से कम 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 110, यानी कटिंग एंड लोडिंग मशीन में कौन सा डिग्री से अधिक इंक्लिनेशन होने पर इफेक्टिव कॉन्ट्रीवेंस लगाया जाएगा?
कितना डिग्री से अधिक रहेगा, तो यानी कि 1/5 से अधिक अगर रहेगा डिग्री तो इंक्लिनेशन में जो ढाल है वहाँ पर इफेक्टिव कंट्रीवेंस यानी कि ईसी जिसको बोलते हैं वो लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 111 में जो है हेवी अर्थ मूविंग मशीन HEMM चलाने वाला जो व्यक्ति है किस रेगुलेशन के अधीन कोड ऑफ प्रैक्टिस का पालन करेगा। तो रेगुलेशन 110 के अधीन में कोड ऑफ प्रैक्टिस का जो पालन करेगा, यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस 110 में रेगुलेशन में है। क्वेश्चन नंबर 112 जो है ट्रक या टिपर या डंपर या ऑपरेटर किस रेगुलेशन का पालन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलेशन जो है 109 यानी ट्रांसपोर्ट रूल है 109 में, तो 109 रेगुलेशन ट्रांसपोर्ट रूल है, उस रेगुलेशन का पालन करना होगा ये लोग को, टिपर हो या ट्रक हो या डंपर हो, ये सब ऑपरेटर का जो है ये सब नियम लागू यानी फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 113 जो है बैंक्समैन ऑन सेटर कहाँ कहाँ नियुक्त किए जाता है। तो आप जानते हैं पीट टॉप पर, पीट बॉटम पर, इनसेट पर या सब पर, ये यानी कि ये डी होगा सब पर, यानी बैंक्समैन ऑन सेट, बैंक्समैन ऊपर सरफेस पर रहते हैं पीट टॉप पर, और पीट बॉटम पर ऑन सेटर। तो ये सब जो है आपका यानी बैंक्समैन और ऑन सेटर जो है इस जगह पर जो है नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 जो है प्लान एंड सेक्शन कितने दिनों के अंतराल में अपडेट किया जाएगा। तो प्लान और सेक्शन आप जानते हैं 3 मंथ में 3 मंथ में मतलब अपडेट करते रहना है 3 मंथ में, तो 3 मंथ में आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 115 जो है प्लान एंड सेक्शन में कितने सेंटीमीटर यानी लंबा स्केल प्रदर्शित किए जाना चाहिए। तो यानी 25 सेंटीमीटर का जो है स्केल प्रदर्शित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है प्लान्स एंड सेक्शन किस पैमाने पर बनाया जाना चाहिए, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ द प्लान एंड सेक्शन। रेगुलेशन जो है 64 का है, तो कम से कम देखिए ऑप्शन ए जो है यानी 1000:1 या तो 2000:1। क्वेश्चन नंबर 117 अंडरग्राउंड प्लान में कितने मीटर के अंदर वाली नदी या तो नहर, रेलवे या तो ट्रक या ओपन कास्ट माइन वर्किंग दर्शाया जाएगा। तो आप जानते हैं कि 200 मीटर में हमेशा ये सब चीज़ को दर्शाना होगा प्लान में। क्वेश्चन नंबर 118 जॉइंट सर्वे प्लान में दूसरे माइन के सीमा दर्शाई जाएगी, कहाँ पर दर्शाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, जब बगल वाली माइन जो है खदान 60 मीटर के अंदर में हो तब वहाँ पर दर्शाएंगे जॉइंट सर्वे प्लान में। क्वेश्चन नंबर 119 वाटर डेंजर प्लान में वाटर यानी नदी, नाला, झील, तालाब कितने मीटर के अंदर आए तब यानी कि प्लान में दिखाना चाहिए। तो 200 मीटर में अगर ये सब आए तो वहाँ पर दर्शा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 सरफेस के ऊपर पर वाटर एंड अंडरग्राउंड माइन में वाटर की स्थिति को प्लान में कितने मीटर के अंदर पड़े तब प्लान में दिखाना चाहिए। तो यानी कि 60 मीटर के अंदर अगर ये सब अगर पड़े तो प्लान में आप दर्शा सकते हैं, मतलब दर्शाना होगा। क्वेश्चन नंबर 121 सरफेस प्लान पर कंट्रोल लाइन कितने मीटर के अंतराल में दिखाना चाहिए यानी दिखाया जाएगा। तो 5 मीटर के अंतराल में आपको दिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 वर्किंग के कितने मीटर तक संपूर्ण कंट्रोल लाइन दिखाई जाएगी। तो यानी 200 मीटर के अंतराल तक जो है आपको कंट्रोल लाइन दिखाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 123 एक माइन की सीमा दूसरे अंडर वर्किंग वाली माइन की सीमा से कितने मीटर के अंदर आ जाने पर जॉइंट सर्वे प्लान मेंटेन किए जाएंगे। तो आप जानते होंगे इसका आंसर 60 मीटर अगर होगा तब। क्वेश्चन नंबर 124 जो है यदि कोई माइन अवेंडन या बंद की जाती है तो मैनेजर माइन के बंद अवेंडन होने के कितने दिन के अंदर उस माइन प्लान एंड सेक्शन चीफ इंस्पेक्टर को देगा। तो 30 दिन के अंदर आपको चीफ इंस्पेक्टर को देना होगा। क्वेश्चन नंबर 125 यदि कोई माइन या सीम 60 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए बंद किया जाता है या स्थगित किया जाता है तो मैनेजर उस माइन का जो प्लान चीफ इंस्पेक्टर को कितने दिनों के अंतराल में देगा। तो 90 दिनों के अंतराल में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 126 माइन में मेन राइडिंग लगाया जाता है जब इंक्लाइन रोड की लेंथ कितना किलोमीटर हो तब
लगाया जाएगा। तो आप लोग जानते होंगे कि माइन में मेन राइडिंग कब लगाया जाता है, जब 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो तब, यानी 1 मीटर लेंथ उसका 1 किलोमीटर तक अगर हो तो मेन राइडिंग वहाँ पर लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 127, शाफ्ट की लेंथ कितना मीटर होने पर वहाँ पर मैकेनिकली ऑपरेटस लगाया जाएगा उतरने चढ़ने के लिए? 30 मीटर होगा तब वहाँ पर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, दो इंक्लाइन के बीच डिस्टेंस कितना होगा? दो इंक्लाइन के बीच 13.5 मीटर का डिस्टेंस दोनों इंक्लाइन के बीच में होना चाहिए, 13.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 129, यदि इंक्लाइन में लेदर्स यानी सीढ़ी यूज की जाती है तब सीढ़ी की इंक्लिनेशन कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 80 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130, इंक्लाइन माइन में जहां लेदर्स यानी सीढ़ी यूज की जाती है तो वह प्लेटफॉर्म कितने मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा? तो 9 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, शाफ्ट माइंस में परमानेंट लाइनिंग सपोर्ट आयरन एंड स्टील रिंग को फ्लोर से कितने मीटर नीचे तक बढ़ाया जाएगा? तो कितने मीटर तक बढ़ाया जाएगा दोस्तों? आप लोग को पता होगा कि ये 20 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, शाफ्ट माइंस में परमानेंट लाइनिंग सीमेंट ब्रिक या कंक्रीट शाफ्ट सिंकिंग में फ्लोर से कितने मीटर नीचे तक लाइनिंग सपोर्ट किया जाएगा? तो 6 मीटर तक लाइनिंग सपोर्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, आउटलेट फ्रॉम द माइन यानी माइन से बाहर निकलने के कम से कम कितने रास्ते होने चाहिए? 2 रास्ते होने चाहिए। माइन से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 रास्ता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 134, शाफ्ट इंक्लाइन या अदर आउटलेट की जांच होना चाहिए कम से कम 7 दिन में एक बार होना चाहिए जांच। क्वेश्चन नंबर 135, नई वाइंडिंग यूज करने से पहले मैनेजर कितने समय पहले चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देगा? तो 60 दिन पहले जो है खबर देना होगा कि हमको नए वाइंडिंग हमको लगाना है, तो 60 दिन पहले खबर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 136 जो है, वाइंडिंग ड्रम या पुली का डायमीटर रोप के डायमीटर से कितना गुना से कम नहीं होगा? तो 100 गुना से कम नहीं होगा, 100 गुना। क्वेश्चन नंबर 137, वाइंडिंग रोप के बीच का एंगल कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 1.5 डिग्री से 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138, डेप्थ इंडिकेटर क्या काम करता है? तो डेप्थ इंडिकेटर जो है शाफ्ट या केज की स्थिति दिखाता है कि अभी पर केज या शाफ्ट कहाँ पर रुका है या कहाँ पर चल रहा है, यानी कि मतलब कौन कौन सीम तक अभी तक पहुंचा है, यानी कि डेप्थ इंडिकेटर शाफ्ट की सिचुएशन को बताता है कि अभी कहाँ है शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 139, केज में प्रति व्यक्ति के खड़े होने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? कम से कम जो है 0.2 मीटर स्क्वायर जो है एरिया एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, 0.2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 140 जो है, यदि किसी केज में व्यक्ति सवार है तो उस समय वाइंडिंग इंजन मेन केज की अधिकतम स्पीड कितनी होनी चाहिए? यानी समझ रहे हैं ना, जो केज जो डोली जा रही है केज, तो जो व्यक्ति सवार है वहाँ पर व्यक्ति जो है उसमें घुस चुका है, लोड है, तो उस समय वाइंडिंग इंजन का जो मेन केज की जो स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है वो कितना होना चाहिए? तो देखिए मैक्सिमम स्पीड जो होनी चाहिए वो आंसर देखिए 1.2 मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1.2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 141 जो है, सेफ्टी हुक का यूज किया जाएगा जब शाफ्ट की गहराई कितना मीटर या उससे अधिक हो तब, यानी कि सेफ्टी हुक का यूज करेंगे। देखिए 45 मीटर या उससे अधिक अगर हो जाएगा ना शाफ्ट की गहराई, तो सेफ्टी हुक का यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 जो है, 150 मीटर से गहरे शाफ्ट में जब शाफ्ट सिंकिंग चालू तब गाइड रोप को फ्लोर से कितने मीटर नीचे तक लगाया
रखा जाएगा। तो कितने मीटर तक लगाया जाएगा आपको पता होगा दोस्तों कि 22.5 मीटर 22.5 मीटर तक जो है नीचे तक जो है लगाए रखना चाहिए गाइड रोप। क्वेश्चन नंबर 143 जो है सिग्नलिंग अप्लायंसेस यानी घंटी जो है यानी सिग्नल देने के लिए घंटी की जांच होनी चाहिए कम से कम 24 घंटा में एक बार जो है घंटी की जांच होनी चाहिए कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस मतलब कहाँ लगाया जाता है, तो यानी कि प्रत्येक वाइंडिंग शाफ्ट में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 जब शाफ्ट की गहराई 45 मीटर से अधिक हो तब शाफ्ट केज को फ्लोर से कितने मीटर तक लोअर करके रखा जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा यानी 22.5 मीटर लोअर करके रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 जब वकेट या केज सबसे ऊपर की लैंडिंग पर हो तब सेफ्टी हुक के होल से जिसमें रॉफ शकल लगाया जाता है तब डिटेचिंग वेल और प्लेट के बीच अन्य वाहन के चलने के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों, तो 3.6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए दूरी जो है। क्वेश्चन नंबर 147 जो है प्रत्येक कितने दिनों के अंतराल में वाइंडिंग केज को टेस्ट करके देखा जाना चाहिए, तो हर एक 7 दिन में जो है टेस्ट करके देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 148 रीकैपिंग होना चाहिए, कब होना चाहिए रीकैपिंग, तो हर एक 6 महीना में एक बार रीकैपिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 एज ऑफ वाइंडिंग रोप यानी वाइंडिंग रोप का जो एज कितना साल का है, मतलब कितना साल के लिए जो DGMS निर्धारित किया गया है रोप का एज, तो लगभग जो है 3.5 साल इसका एज बताया गया, 3.5 साल। इस पार्ट 3 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है 150 नंबर क्वेश्चन जो है 150 रीकेपिंग के दौरान वाइट मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, तो रेगुलेशन यानी कि आंसर कितना हो जाना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस जो है इसका जो मेटल होता है मेल्टिंग पॉइंट का जो पिघलने का वाइट मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है वो 300 डिग्री तक मतलब कि होना चाहिए, तब रिकैपिंग होगा वहाँ। यानी कि तो हम इसका जो है यानी कि इस वीडियो में जितना चीज़ हम क्लियर करवाना था दोस्तों करवा दिया है। और आपको अगर कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम होगा तो बगल में देखिए यहाँ पर रेगुलेशन नंबर भी हम लिख देते हैं, तो जाके बुक खोल करके इस विषय में आप पढ़ सकते हैं। तो यानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मेरे पार्ट बाय पार्ट वीडियो को अगर बढ़िया से देखते हैं तो पूरा रेगुलेशन 260 रेगुलेशन का निचोड़ मैंने इसमें दे दिया है, आपको बुक खोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर लें ताकि जो भी मैं माइनिंग से रिलेटेड वीडियो में डालूँ इम्पोर्टेंट वो आप तक डायरेक्टली पहुँच पाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर पार्ट 1, 2 अगर नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके देख ले ताकि आपका क्वेश्चन जो है रेगुलेशन का सब क्लियर हो पाए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक रहता हूँ। जय